हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे ज़रूर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्लीपर? क्लीपर हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें सिग्नल को क्लिप किया जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है, सिग्नल को कट किया जाता है। जैसे हम मान लिया कि साइनोसॉइडल सिग्नल भेज रहे हैं, इस केस में हम लोग देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लिया गया है, हम लोग का इनपुट सिग्नल ये था, आउटपुट ये आ रहा है, यानी कि जो फुल सिग्नल था उसमें सिर्फ नेगेटिव पार्ट बच रहा है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर दिया गया। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो ये फुल सिग्नल है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को क्लिप करके पॉजिटिव पार्ट को लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्लिपिंग कैसे होता है और कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। तो देखिए, ये जो फुल सिग्नल है, यहाँ पे जो फुल सिग्नल जा रहा है, अगर हम लोग डायोड लेते हैं तो डायोड में हम लोग को पता होता है कि यूनिडायरेक्शनल है। इसमें करंट P टू N जंक्शन की तरफ होता है, इसमें N टू P नहीं आता है। तो अगर ये करंट फ्लो करेगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग रेफरेंस इस तरह से लिए कि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ। तो अगर डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आता है तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। जब हम लोग ए और बी के अक्रॉस पॉजिटिव देंगे तो इसके अक्रॉस नेगेटिव आएगा। अगर इसमें हम लोग पॉजिटिव इधर कर दें ए और बी के अक्रॉस तो इसमें डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव आएगा और ये अलाउ करेगा, इसीलिए हम लोग को आउटपुट ये नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। सेम चीज़ अगर आप सेकेंड पिक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल इस तरह से कि ये पॉजिटिव में अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने के लिए। तो हम लोग ए और बी को जब भी पॉजिटिव रखते हैं तो ये अलाउ करता है, लेकिन अगर नेगेटिव वाले में देखें तो ये करंट इस तरह से फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए ये डिस्टॉर्ट करता है और ये क्लिपिंग करता है सिग्नल को। तो इसे नेगेटिव क्लिपिंग कहते हैं, इसको पॉजिटिव क्लिपिंग कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें इस केस में तो क्या है, ये इस केस में क्या है कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक बायस्ड वोल्टेज लगाया हुआ है और हम पहले भी बता चुके हैं डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तभी डायोड कंडक्ट करेगा। सपोज अगर यहाँ पे वोल्टेज V आ गया तो V और V यानी कि यहाँ पे 0 है, अगर V से ज़्यादा लिए, V प्लस लिए, तो इसके अक्रॉस नेगेटिव आ गया यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा। तो V से ज़्यादा होगा तो नहीं कंडक्ट कर रहा, लेकिन अगर V से कम हुआ तो कंडक्ट कर रहा है, इसलिए इसका रेफरेंस यहाँ V बन रहा है कि अगर V से कम हुआ तो ये कंडक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ये भी पॉजिटिव क्लिपिंग है क्योंकि ये पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है। इस केस में देखेंगे हम लोग बायस्ड वोल्टेज नेगेटिव लिए हैं, अगर -V वोल्ट हो तो इसके क्रॉस 0 आएगा, -V से कम हो तब पर भी पॉजिटिव आ रहा है इसके क्रॉस। अगर -V से ज़्यादा लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसके क्रॉस वोल्टेज, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए -V के नीचे जितना भी सिग्नल देख रहे हैं ये कंडक्ट कर रहा है। तो अब आप लोग को समझ गया होगा कि क्लिपर क्या होता है। इसमें पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है, नेगेटिव टाइप का भी क्लिपिंग हो सकता है। ये जो सारा केस लिया गया है ये सीरीज क्लिपिंग का लिया गया है। जो देख रहे होंगे डायोड देख रहे होंगे कि सारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन अगर इस एरिया मतलब इसमें अगर डायोड लगा रहता तो उसे पैरेलल क्लिपिंग कहते हैं। इसमें डायोड लगा रहता तो पैरेलल क्लिपिंग कहते हैं। लेकिन ये क्या है, सोर्स के साथ सीरीज में है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में नहीं है। सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ होता तो ये पैरेलल क्लिपिंग होता। आप लोग अब डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्या होता है नेगेटिव क्लिपिंग, पॉजिटिव क्लिपिंग, सीरीज क्लिपिंग और पैरेलल क्लिपिंग। ये सारे जो केस लिया गया है सीरीज क्लिपिंग का है। पैरेलल के लिए आपको जो डायोड होता है जो रेजिस्टेंस के साथ होता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसके साथ होता। कहने का मतलब है कि आउटपुट के पैरेलल में डायोड होता जो कि रेजिस्टेंस के साथ होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्लैंपर? देखिए, अगर क्लीपर पूछा गया है तो चांसेस है कि क्लैंपर भी वहाँ पे पूछा जाए, क्योंकि क्लीपर और क्लैंपर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो क्लैंपर में क्या होता है कि कोई भी सिग्नल हो उसका रिफरेंस वोल्टेज चेंज कर दिया जाता है, यानी कि उसमें DC ऐड किया जाता है। DC किस तरह से ऐड करते हैं, उसमें कैपेसिटर यूज किया जाता है, जिससे क्या हो, वो चार्ज होता है और डिस्चार्ज बहुत ही स्लो होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो चार्जिंग होगा उसके कारण उसमें वोल्टेज डेवलप होगा और डिस्चार्ज बहुत स्लो होगा, तो वो एक रिफरेंस पॉइंट जनरेट करता है। जैसे हम पहला वाले केस में देखते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो साइनोसॉइडल -Vm टू Vm जा रहा है, उसका रेफरेंस 0 पे है, जहाँ पे
रेफरेंस एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव वाले केस में ये करंट इधर से फ्लो करेगा, नेगेटिव वाले में इस तरह से करेगा। पॉजिटिव वाले में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। अगर कंडक्ट करना है तो P to N जंक्शन की तरफ कंडक्ट करना होता है, तभी डायोड कंडक्ट करेगा। तो जब इस डायरेक्शन में नेगेटिव वाले करंट में ये कंडक्ट करेगा क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, तो इसके क्रॉस करंट बहुत ही कम होगा और जितना भी वोल्टेज है इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस, ऑलरेडी हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मिल चुका है नेगेटिव डायरेक्शन में। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा उस समय, तो ये सारा वोल्टेज इधर आएगा, यानी कि 2 VM यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और अगर आप नेगेटिव वाले केस में देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो यानी कि टोटल जो वोल्टेज आ रहा है इसके क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है, यानी कि ये अब यहाँ पे हो गया रेफरेंस VM आ गया। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग बायसिंग करते हैं, बायसिंग करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं ये पॉजिटिव बायसिंग है, यानी कि वोल्टेज जो ले रहे हैं, पिछले बार भी हम लोग देख रहे थे क्लिपर में कि बायसिंग कर रहे थे, उसमें भी पॉजिटिव बायसिंग हो रहा था जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज ले रहे थे। यहाँ पे भी पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव VM + V रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ पे रेफरेंस जो बायसिंग है -VS होता, V होता सपोज, तो उसका रेफरेंस पॉइंट VM - VS हो जाता, यानी कि सिग्नल उसी तरह से शिफ्ट करेगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा, सेम शेप का सिग्नल बनता है, DC वोल्टेज एडेड होता है, शिफ्ट इन सिग्नल आप लोग देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, नो डिस्टॉर्शन इन द सिग्नल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे समझ गए होंगे क्लिपर और क्लैंपर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफ्यूजन करंट। हम लोग ड्रिफ्ट करंट फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस किए थे, जिसमें दो वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होता है, फोर्स लगने के कारण मूवमेंट होता है, और जो टू कोलिजन के बिटवीन डिस्टेंस होता है और टाइम जो लगता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। लेकिन अब डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट तो हम लोग समझ गए कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इटसेल्फ होता है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। जैसे देखिए इस केस में देखिए होल है, इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों रहता हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ही जनरेट होगा। वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मूवमेंट ऑफ होल भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि होल, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करता है तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव इधर आ गया एन टाइप और नेगेटिव इधर आ गया, और यही जो लेयर बनता है उसे डिफ्लेशन लेयर बोलते हैं। इसके बाद मूवमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चार्ज बैलेंस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर मान लिया कि कोई नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी होगा। और होल और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। अगर आप इस केस में देखेंगे तो इसमें कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं है, क्योंकि मूवमेंट है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो करंट आता है बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, तो उसे हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट EMF। तो ये जो केस होता है, ये जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों मिलके इसके अंदर जो मेटल या नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर जो भी है उसके अंदर जनरेट होता है। तो अगर हम लोग करंट, टोटल करंट की बात करें तो ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ लाइट इमिटिंग डायोड। हम लोग जैसे लाइट इमिट, आजकल तो LED यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसका इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, पावर कंजम्पशन बहुत कम है।
कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। एलईडी का आप लोग देखे होंगे तो इस तरह से रहता है, मतलब कि लाइट जनरेट करता है। तो ये किस तरह से जनरेट करता है, इमिट करता है लाइट को। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज करने के कारण क्या होता है, फोटोन जनरेट होता है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप में पढ़े थे हम लोग कि फोटोन जनरेट होता है, जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप में फोनोन जनरेट होता है। फोनोन मीन्स हीट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इन केस ऑफ इनडायरेक्ट। लेकिन एलईडी के केस में क्या होता है कि जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर इस तरह से है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो दोनों का सेम होता है। इस केस में जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें लाइट इमिटिंग होता है फोटोन के फॉर्म में। जो ये प्रोसेस कहलाता है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस प्रोसेस। जो ये लिखा हुआ है वही प्रोसेस इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे लाइट जनरेट हुआ, लेकिन ये सिर्फ डीसी के केस में होता है। लेकिन हम लोग आजकल एसी में भी यूज करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड का। तो किस तरह से यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जितना भी लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो डीसी पे वर्क करता है, क्योंकि डायोड भी डीसी पे वर्क करता है। लेकिन अगर हम रेक्टिफायर लगा दें एसी में तो वो क्या डीसी बना देता है, डीसी बनाता, उस डीसी को हम लोग यूज कर लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड में। इस तरह से सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जितने भी लाइट इमिटिंग डायोड है वो सिर्फ डीसी में यूज होता है। अगर एसी में यूज करना चाहेंगे तो हो सकता है, बट क्या है, जब पॉजिटिव साइकिल है उसमें भी यूज होगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल के समय इसमें लाइट इमिट नहीं होगा। तो बेटर इफ़िशियंसी के लिए हम लोग रेक्टिफायर उसके अंदर यूज करते हैं ताकि वोल्टेज कांस्टेंट हो और बहुत ही कम वोल्टेज पे वो चलता है। जैसे हम लोग जो 230 वोल्ट का लेते हैं जो बल्ब, वो मात्र 12 वोल्ट में चलता है। लेकिन ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, तो बिकॉज ऑफ रेक्टिफायर इस तरह से बनाया जाता है कि उसको यूज किया जाता है। आप लोग जब बल्ब लेते हैं, अगर ख़राब होता है तो उसको कभी खोल के देखेंगे तो अंदर सर्किट होता है, छोटा छोटा एलईडी रहता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एलईडी कैसे यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लोरोसेंट लाइट। जैसे एलईडी के पहले हम लोग फ्लोरोसेंट लाइट यूज करते थे, जो ट्यूब लाइट होता था या CFL कॉम्पैक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट साइज का रहता था। उसके पहले हम लोग जो रेजिस्टेंस वाला बल्ब रहता था जिसे हम 110 वोल्ट या 220 वोल्ट बल्ब बोलते थे। तो देखते हैं कि क्या होता है कि फ्लोरोसेंट लाइट क्या होता है, क्योंकि जो CFL पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, अब हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि देखिए, इसमें मेनली 3 चीज़ें होती थी, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे काम करता था। तो ये ट्यूबलाइट है, इसके अंदर आर्गन और वेपर, मरकरी वेपर होता था, मरकरी वेपर होता था। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, एक स्टार्टर भी होता था, बिना स्टार्टर के ये स्टार्ट नहीं होगा। एक चौक होता था, आप लोग चौक सुनते होंगे कि अगर चौक ख़राब हो गया तो ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे वर्क करता था, क्योंकि इससे पूरा क्लियर हो जाएगा फ्लोरोसेंट लाइट कैसे यूज होता था। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते थे, ये ऑन किए तो ये क्या, इधर से करंट वोल्टेज गया यहाँ तक गया, ये वोल्टेज यहाँ से होके यहाँ तक गया स्टार्टर के पास। अब क्या है कि डायरेक्ट करंट तो बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें चौक है। अब क्या है, वोल्टेज यहाँ पे भी है, इसके क्रॉस भी है, दोनों सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही कम है, बहुत ही कम है बाई मेटेलिक कॉन्टेक्ट के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब आयोनाइजेशन होता है
नियॉन का, इसके अंदर नियॉन रहता है, नियॉन लाइट, आप लोग नियॉन लाइट जलते हुए देखे होंगे स्टार्टर में। तो ये डिस्चार्ज करके आयोनाइजेशन करके यहाँ पे नियॉन लाइट का नियॉन लाइट दिखता है, उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। जब आयोनाइजेशन होता है तो उसके अंदर हीटिंग होता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बायमेटेलिक कॉन्टेक्ट होता है, बायमेटेलिक सीट होता है। वो क्या है, जैसे जैसे हीट होता है वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा कि ये कांटेक्ट में आ जाता है, ये जो पॉइंट है। अब कांटेक्ट में आया तो क्या होगा कि जैसे ही कांटेक्ट में आया करंट इधर से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले तो कम करंट फ्लो कर रहा था, धीरे धीरे ट्रांजिएंट, और ये जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, एक तो पहला पावर फैक्टर बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, इसका जो ट्रांजिएंट होता है इस सिस्टम को उसको स्टेबल करता है। तो जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट में आया बायोमेटेलिक स्ट्रिप, वो क्या है, इस तरह से इसमें करंट थोड़ा बढ़ने लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही कांटेक्ट में आया, इसके अंदर जो हीट हो रहा था, आयोनाइजेशन हो रहा था, वो बंद हो जाएगा और उसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। और जो हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप था वो, उसका जो हीटिंग था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो वो अपने आप डिटैच हो जाएगा। अब जैसे ही डिटैच हुआ और उसके अंदर, जैसे अब हमको पता है कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, तो ये अचानक तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट का हमें प्रॉपर्टी पता होता है कि ये मतलब अलाउ नहीं करता है डायरेक्ट चेंज करने के लिए। तो जब अलाउ नहीं करेगा डायरेक्ट चेंज करने के लिए, तब क्या होगा, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यही होगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो V एल डी आई बाई डी टी जो होगा, उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। और बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होने के कारण क्या होगा कि जो आर्गन है वो आयनाइज हो जाता है। आर्गन जब आयनाइज होगा तो उसके अंदर लो प्रेशर मरकरी वेपर भी है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जनरेट करता है। और वो क्या करेगा कि सरफेस पे फास्फोरस कोटिंग होता है, जो हम लोग को वाइट वाइट दिखता है, उसके अंदर फास्फोरस कोटिंग होता है। जैसे ही लाइट फास्फोरस कोटिंग को हिट करेगा, उससे वाइट लाइट जनरेट होगा और जो हमें मिलता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि स्टार्टर भी नहीं रहा तो काम नहीं करेगा, और ये चौक भी नहीं रहा तब पर भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को सारा यूज समझ में आ गया। अब देखिए जो चौक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चौक भी यूज होता है। पहले जो मैग्नेटिक ब्लास्ट यूज होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट भी यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में हम लोग SMPS का यूज करते हैं, जिसमें फास्ट स्विचिंग होता है, मॉसफेट यूज होता है, और फ्लिकरिंग जो होता है वो बहुत कम दिखता है। लेकिन पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट रहता था, सिंपल इंडक्टिव सर्किट रहता था, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग को फ्लिकरिंग ज़्यादा फील होता था। तो इस तरह से हम लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि जैसे पिछले केस में हम लोग LED देख रहे थे, तो LED में पहले जो आता था कि सिर्फ LED जो होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एक कलर फॉर्म में जनरेट करता है लाइट को, वाइट जनरेट नहीं करता है। तो किस तरह से करता है, जैसे अगर RBG अगर एक साथ यूज किया जाए, रेड ब्लू ग्रीन, तो क्या है, वाइट जनरेट करता है। या फिर येलो अगर जनरेट हो पाता है किसी भी LED बल्ब से, अगर उसको फास्फोरस कोटिंग पे अटैक करें तो वहाँ से फिर हम लोग को वाइट मिल जाता है। तो RGB का यूज करके हम लोग वाइट LED बनाते हैं, या फिर येलो जनरेट करके वहाँ पे फास्फोरस कोटिंग पे जब रे पड़ती है या मतलब लाइट जाती है तो वहाँ से वाइट हम लोग को दिखता है फिर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है। जैसे हम लोग डायोड और जो सेमीकंडक्टर पार्ट है उससे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अब हम लोग ट्रांजिस्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफ़र, और रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस। तो जो लो रेजिस्टेंस का वैल्यू था उसको हाई रेजिस्टेंस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब होता है कहने का कि कोई भी जो स्मॉल सिग्नल है, जो लो रेजिस्टेंस सिग्नल है, उसको हाई रेजिस्टेंस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बोले तो इसका जो वैल्यू है हम बढ़ाते हैं। जैसे अगर सेम करंट लो रेजिस्टेंस में पास हो तो उसका वोल्टेज कम होता है, लेकिन अगर सेम करंट हाई रेजिस्टेंस में पास हो तो उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी सिग्नल को, मतलब करंट या वोल्टेज सिग्नल को ये बढ़ाता है।
अब देखते हैं कि इसका भी जो होता है टाइप होता है एक पीएनपी, 3 जंक्शन, जो मतलब 3 टाइप का इसमें मटेरियल यूज होता है। पीएनपी 2 जंक्शन हो गया, इसमें पीएनपी और इसमें एनपीएन, इमीटर, कलेक्टर, बायस। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, मिनिमम 3 है। मान लिया इसमें अगर ज़्यादा लेना, बायस को 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, इसलिए मिनिमम 3 भी बोलते हैं कभी कभी। अब देखिए पीएनपी में क्या होगा, या एनपीएन पहले देख लेते हैं। एनपीएन और ये कलेक्टर हो गया। कलेक्टर में देख रहे होंगे एनपी, पीएन, पी टू एन करेंट फ्लो कर रहा है, ये दिखा रहा है। ये अगर इधर से फ्लो कर रहा है यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सेम चीज़ अगर आप लोग देखें बायसिंग के केस में, बायसिंग क्या हो गया कि करंट को एंटर कर रहा है। अब क्या ये करंट इमीटर की तरफ भी जा रहा है, और जो कलेक्टर से करंट आ रहा है वो भी इमीटर की तरफ जा रहा है। सेम चीज़ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी कलेक्टर है पीएनपी में, तो इमीटर टू बायस पीएन, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये बैकवर्ड बायस्ड है, मतलब कि रिवर्स बायस्ड है। तो ये एक्टिव रीजन होने का कंडीशन होता है। और ये सारे जो इक्विपमेंट रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से एक फ़ोटो दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द साइज ऑफ इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि क्या साइज होता है। जैसे देखिए इमीटर से हमारे पास क्या होता है, अगर हम करंट इधर दिखा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर देखिए इमीटर में क्या होता है, एन टाइप का होता है, करंट का डायरेक्शन इधर होता है एनपीएन के केस में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इमीटर टू बायस। बायस क्या होता है, बहुत छोटा जंक्शन होता है। क्यों छोटा रखते हैं, क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन जो इमीटर से आता है उसका कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, रिकम्बिनेशन, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन यानी करंट जो है वो कम हो जाएगा। इमीटर का साइज मॉडरेट होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर, कम होता है। कलेक्टर का साइज बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, और यहाँ पे जो कलेक्टर में होता है हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। हीटिंग मेन रीज़न है कि इसका साइज़ बड़ा रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट सिंक भी कभी कभी यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही रिकम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, क्योंकि जब रिकम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्टिव रीजन के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जो दिखा रहे थे कि इस तरह से जो सर्किट बनाया हुआ है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बायस है। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो ये इस तरह से दिखाते थे, इस तरह से। तो देखिए अगर बेस और इमीटर के बीच फॉरवर्ड बायस्ड हो और ये रिवर्स बायस्ड हो तभी एक्टिव होता है। इसे एक्टिव रीजन बोलते हैं, एक्टिव जो ट्रांजिस्टर बोलते हैं। लेकिन अगर सैचुरेशन में क्या होता है, ये भी फॉरवर्ड हो, कलेक्टर टू बेस और बेस टू इमीटर दोनों ही अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो सैचुरेशन रीजन में हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे एनपीएन इस केस में हम बता रहे हैं, तो ये हो गया फॉरवर्ड के लिए इधर और इधर, यानी कि जो वीवी है वो वीसी से भी ज़्यादा हो और वीई से भी ज़्यादा हो। तो इस केस में आप लोग देख रहे हैं सैचुरेशन हो गया, क्योंकि दोनों के लिए फॉरवर्ड का कंडीशन है। अगर फॉरवर्ड एक्टिव लेना है, मतलब एक्टिव रीजन रखना है, तो क्या होगा, ये रिवर्स हो, यानी कि वीसी ज़्यादा होना चाहिए वीवी से और वीई कम होना चाहिए वीवी से, मतलब ये फॉरवर्ड हो और ये रिवर्स हो। अगर दोनों रिवर्स हो गया तो कट ऑफ डायरेक्शन हो गया। अगर मान लिया कि ये रिवर्स है ये फॉरवर्ड है तो रिवर्स एक्टिव हो गया। डिफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे सारा, कि सैचुरेशन में दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड एक्टिव में इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स हो। कट ऑफ में दोनों ही रिवर्स हो और रिवर्स एक्टिव में
कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। वाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीफर्ड। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो आउटपुट है इसके क्रॉस है, इनपुट भी इसके क्रॉस है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो मीटर पे आके लगता है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर बोलते हैं। सेम चीज़ जो आउटपुट यहाँ पे है वो कॉमन बेस से मिल रहा है, इनपुट भी कॉमन बेस से मिल रहा है, यानी कि ये कॉमन बेस हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे कॉमन कलेक्टर। तो इस केस में क्या होता है कॉमन इमीटर में कि इसमें गेन जो होता है वो करंट का भी होता है और वोल्टेज का भी होता है, मतलब दोनों में एक सिग्निफिकेंस गेन दिखता है, यानी कि पावर गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉमन बेस में क्या होता है वोल्टेज गेन होगा लेकिन करंट गेन नहीं होता है, ये बिल्कुल 1 के अप्रॉक्स रहता है गेन, यानी कि सेम रहता है। उसी तरह से कलेक्टर में क्या होता है वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाता है और करंट गेन होता है, यानी कि करंट गेन सिग्निफिकेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल पावर गेन है वो सिर्फ कॉमन इमीटर में ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए हम लोग कॉमन इमीटर का ज़्यादा यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज करेंट मिरर। करेंट मिरर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे करेंट मिरर में क्या होता है कि एक फोर्स करंट जनरेट करना होता है किसी दूसरे सर्किट में। मान लिया दो सेम सर्किट लिए हैं, ये भी सेम ट्रांजिस्टर है, ये भी सेम ट्रांजिस्टर है, तो जो यहाँ पे आईसी आ रहा होगा इस ट्रांजिस्टर के अंदर उतना इधर भी आना पड़ेगा। तो इसका कुछ रूल भी है, उस रूल के हिसाब से, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों में सेम होगा। जब दोनों में सेम होगा तो करंट भी दोनों में सेम होना चाहिए। कभी कभी आई रेफरेंस इक्वल टू आई आउट दिखाया जाता है, क्योंकि ये करंट बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, जो बायसिंग करंट है वो बहुत ही कम होता है ये जो है, क्योंकि हमको पता है कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है। बीटा बहुत ही ज़्यादा होता है, मान लिया इनफाइनाइट हुआ तब तो बिल्कुल जीरो के अप्रॉक्स हो जाएगा आई बी। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं आई रेफरेंस इक्वल टू आई आउट। लेकिन मतलब जो मेन होता है उसमें क्या होता है आई सी, जो ये आ रहा है करंट, वो इक्वल टू आई आउट होता है अगर आई बी सिग्निफिकेंट हो तो ये अगर ये हम इस करंट को वेरी करते जाए तो ये अपने आप ही वेरी होता है। तो इसे हम लोग मिरर करंट बोलते हैं कि ये करंट मिरर इज अ सर्किट डिजाइन टू कॉपी करंट। इसमें क्या हुआ है इसका कॉपी कर रहा है करंट थ्रू वन एक्टिव डिवाइस बाय कंट्रोलिंग द करंट इन द अनदर। इसको कंट्रोल करके इसमें हम लोग करंट चेंज कर रहे हैं, कीपिंग द आउटपुट करंट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मिरर सर्किट कहलाता है और इसका सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से होता है। इसमें यह है कभी कभी कि यहाँ पे जीरो करके वी ई को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसी तरह से होता है। और ये 20th क्वेश्चन था और इस पार्ट का 10th क्वेश्चन था। अभी तक पार्ट 1 भी डिस्कस किए हैं जिसमें भी 10 क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।